नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। हम फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर नीरज रावत का, और हम ये चर्चा करेंगे। पिछली बार इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बातचीत शुरू की थी। तो आज की परिस्थितियों में जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि दुनिया भर के देशों की गणना करती हैं, और उनकी गणना के हिसाब से, उनके एडवाइस के हिसाब से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो विभिन्न देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरा का पूरा महत्वपूर्ण उनके एडवाइस से माना जाता है। तो मॉर्गन स्टैनले की जो है एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से इस बात की प्रशंसा की है कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों में भारत की जो आर्थिक तंत्र है और अर्थव्यवस्था है, उसमें किस तरह का मूलभूत परिवर्तन आ गया है। उसको विभिन्न स्तरों से चाहे उसको देख लिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे सड़कें पहले 25,000 किलोमीटर के आसपास थी, वो 50,000 किलोमीटर से ऊपर चली जा चुकी हैं। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसने एक बहुत ही बड़ा कमाल किया है कि जो उस समय कोई 4 या 5% के आसपास थे, वो 70% से ऊपर। यानी कि आप देखिए कि कितना बड़ा यह परिवर्तन है। तो इस पे आप अपने विचार रखें। तो ये इस तरह की जो एक एनालिसिस है, उससे हम क्या समझें और किस तरह से उन्होंने इसको एनालाइज किया। देखिए, अगर आज का जो ये भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर अपन बात करें, तो हमारे जीवन काल का ये एक उत्कृष्ट समय चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की, वरना एक वो टाइम था जब हम छात्र होते थे अर्थशास्त्र के राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ के एक प्रोफेसर होते थे, हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से हमारे इकोनॉमिक वो बात बहुत सारे लोग समझना चाहेंगे। हाँ, वो कहा जाता था कि बस हम तुम्हें कुछ ही कर लें, इस स्पीड से हम बढ़ेंगे। लेकिन सबने वो जब एक मौका, जो भी अपना उस वक्त चल रहा था, सोशलिस्ट पैटर्न था, पंचशील योजनाएं चलती थी और वेलफेयर के नाम पर जो भी हमारा, एक बात है कि दोस्त तो सोशलिज्म का, और माथे नाम दे दिया उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मेरे ख्याल से उन्होंने ये सोचकर तो नहीं कहा था। राजकृष्णा जी तो बड़े उस तरह से, जितना मेरे को उनके बारे में पता चला, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय से गए थे, वो तो काफी लिबरल और टिपिकल लेफ्टिस्ट और उस तरह के आदमी नहीं थे वो। बट ही वॉज मोर इनटू वेलफेयर। यस, ही वॉज वेलफेयर ओरिएंटेड। इसीलिए उनको, अगर आप देखिएगा, प्रोफेसर राजकृष्णा जी को इटालियन गवर्नमेंट ने तो 80s तक उनकी सर्विस में, और इटली की कैपिटलिस्ट नेशन उसको माना जाता है। तो वो ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने उसको जिस तरह से हिंदू ग्रोथ रेट, क्योंकि अपनी हिंदुओं की ग्रोथ रेट भी उस वक्त, और हिंदू ग्रोथ रेट से उनका मतलब खाली हिंदू नहीं था, इंडिया। तो इंडिया मतलब इज हिंदू, क्योंकि हिंदू स्टेट ही मानी जाती थी भाई हिंदू है। तो जो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी भाई, ये तो इस तरीके से बढ़ेगी। आज इस बात को सांप्रदायिक माना जाएगा। आजकल तो जो परिवेश चेंज हो गया है सामाजिक तौर पर, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अपन तो आर्थिक मुद्दों पर ही रहे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक उत्कृष्ट समय चल रहा है। हमारे युवा जो है वो खुशनसीब है कि उनको ये जो इस तरह का प्रोग्रेस है, इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो हमारे सामने से बहुत ज्यादा हैं और बहुत इजी है। देखिए, उसका जैसे आपने बहुत पॉइंट आउट किया था कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं भारत सरकार ने, क्योंकि पहले आपका जो कैश ट्रांजैक्शन था वो अनरिकॉर्डेड होता था, वो कहीं भी देश की नेशनल इकोनॉमी के अकाउंट में शामिल नहीं होता था। तो जब से डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट का जो मेजर चंक होता था, वो जो जाता था वो ब्लैक बन जाता था, क्योंकि जिसके नाम से जा रहा है वहां तक तो पहुंचता 15 पैसे, जैसा राजीव गांधी जी ने कहा था। तो 15 पैसे का रिकॉर्ड होता था, 1 रुपया आपका खर्च हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट 1 रुपया का 1 रुपया जा रहा है। अब जिसके पास गया, मैं अगर वो उसका भोगता हूं, उसको ले रहा हूं, तो मैं उस पूरे 1 रुपये को खर्च करने की ताकत रखता हूं। तो मेरी परचेसिंग पावर सडनली बढ़ी। उस वक्त क्या होता था, बुक में आपने बता दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन दिस मनी ट्रांसफर, लेकिन वो एग्जैक्टली कंजम्पशन के लिए खर्च में उस व्यक्ति के पहुंच नहीं रहा था, वो उनके पास पहुंच रहा था जो उसका सिर्फ अनैतिक खर्च कर सकते हैं, रिकॉर्डेड नहीं आएगा। तो इंडियन इकोनॉमी की जो मल्टीपल राइज आपने देखा है, ये सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म लाके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर आज तो देखिए, जब लोग हंस रहे थे कि भारत में क्या डिजिटल, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे तो समझ नहीं आया था कैसे पॉपुलर हो जाएगा, कैसे कोई पकौड़ी बेचने वाला, गोलगप्पे खिलाने वाला, ये कैसे। लेकिन आज आप जाइए,
और यंग बच्चे तो कोई कैश रखते ही नहीं। वो मैं तो, क्योंकि मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं तो कई बार निकाल के कैश देता हूँ। वहाँ जितने बच्चे आते हैं वो खड़ा अपना पेमेंट ऐसे करके, कोई पेटीएम से कर रहा है, स्कैन कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब तो दैट हैज इंक्रीज द साइज ऑफ इकोनॉमी बिकॉज ईच एंड एवरी पेनी। आपने देखे ना कि भाई टैक्सी वाला से लेकर के और गोलगप्पे वाला, चाय पकौड़ी वाला, चाय की दुकान वाला, सब्जी की दुकान वाला, रिक्शे वाला, दे ऑल आस्क फॉर दैट नाउ। और देखिए तारीफ क्या है, अच्छी बात क्या है, आपका जो सो कॉल्ड एलीट था, रिच था, उसके अंदर ही करप्शन था। देखिए वो तो अरे सर कौन करेगा, जब पैन बनने भी आया था इंडिया में, अरे सर पैन क्यों बनवाओ, सब पकड़े जाएंगे। लेकिन आप देखिए, मैंने देखा है जितने गरीब खोमचे वाले हैं, ये हैं, आप उनके पास कैश की बात करो तो बल्कि अरे सर आप तो पहले उसको कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, जबकि रिकॉर्ड होता है। अगर आप ये कहते हैं कि वो हमारे वास्तविकता खून में चोरी है, चोरी नहीं है। चोरी हमारे उन लोगों में थी जो हम थोड़े जागरूक थे, थोड़े समर्थ हो गए थे, थोड़े से रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना लग गया था, तो अब हमारे लालच आया था कि ये बचा लो, वो बचा लो, ये बचा लो। तो जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, आई थिंक दैट हैज गिवन अ बिग थ्रस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। इसमें ये भी है ना कि देखिए कि डिजिटल जैसे ही बहुत सारे लोगों को, जैसे जिनको वजीफे मिलते थे, जो कि सरकारी नौकरी, मतलब आप देखिए विचित्र बात कि सरकारी नौकरी एक व्यक्ति जब वो उसका आधार कार्ड उसके साथ नौकरी के साथ जोड़ा तो पता लगा कि वो 5 जगह नौकरी कर रहा है, 3 जगह नौकरी कर रहा है। मतलब नौकरी भी कर रहा है, सैलरी उठा रहा है, सैलरी उठा रहा है। मतलब एक तरह से तो सरकार के रोस्टर में तो वो नौकर है ना, वो उठा रहा है। और दूसरी बात ये कि इतने सारे लोगों को वजीफा दिया जा रहा है, वो है ही नहीं। तो वो इसका मतलब क्या हो रहा था, यही मैं कह रहा था, क्योंकि ये करप्शन का एक बहुत बड़ा तो वो आपने जब ये ब्लॉक किया। दूसरा देखिए, मैं उस पर बहुत कॉन्फिडेंटली तो नहीं, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि दूसरा स्टेप जो करेंसी को बैन करके नई करेंसी लाने का काम था, मेरा मानना उसे कोई, अब पता नहीं, कोई कुछ इकोनॉमिक्स जो पुराने सोच के हैं वो जरूर कहते हैं इससे बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि उससे नुकसान नहीं हुआ, उससे कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ है। आप इकोनॉमी देखिए कि जितने आपका बड़े नोटों का सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे उन्होंने बंद किया है, अभी 2000 में जो बंद किया है, इसकी आवश्यकता ही क्यों है? देखिए मैं ये तब मानता जब आपका गरीब व्यक्ति जो भी पैसे खर्च कर रहा है वो कैश लेके घूम रहा होता। आज हर व्यक्ति इस मोबाइल फोन में स्कैन लेके घूम रहा है, उसको भी तकलीफ नहीं है। 5 रुपए से लेकर के और 50 रुपए तक की जो चीजें जो डेली बेसिस में खरीदते हैं, भाई आप आम खरीदोगे, कितने का खरीदोगे? 2 किलो, तो 400 रुपए में आ जाएंगे। महंगा आम लोगे तो 400 रुपए पेमेंट कर दीजिए, या उसके लिए कितना बड़ा नोट चाहिए? 200 का सबसे बड़ा नोट पड़ता है। अगर आप 200 के 10 नोट लेकर निकलिए तो मेरे ख्याल से आप अपनी दिनचर्या की सारी चीजें कर सकते हो। बड़ा पैसा पेमेंट जो करना है आप चेक से करिए या ऑनलाइन करिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन मैं इसमें जो कहना चाहूंगा, इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप जो करेंगे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो हमारी आज की सरकार जो जोर दे रही है। सिर्फ जोर नहीं दे रही, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होते हुए दिख रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, और वो क्योंकि डीबीटी के थ्रू पैसा ट्रांसफर हो रहा है, उनकी सैलरी, उनका सब कुछ, तो वो पैसा एज इट इज डायरेक्ट उनके पास जा रहा है, तो वो व्यक्ति खर्च कर रहा है, वो अपने जो भी उसको फैमिली को खर्चा भेजना, खर्चा भेज रहा है, फैमिली निश्चित रूप से उसको खर्च कर रही है। तो ये सब आपके नेशनल रिकॉर्ड्स में आ रहा है। पहले क्या होता था कि अगर काम भी हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर बाजी चलती थी, उस कॉन्ट्रैक्टर को आपको कितने पैसे दे रहे हैं, वो किसको कितने दे रहा है, कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये हो रहा है। जबकि ये लोग होते थे जो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट बातें करते थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइटेशन को सपोर्ट करते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी हुई है, देखिए कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सामने दिख रहा है, और सड़कों से आप दिखा दें कि भाई सड़क जब बनती है तो अमेरिका के बारे में ना किस राष्ट्रपति ने कहा था कि somebody said कि अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज ऑफ इट्स रोड। तो आपका मूवमेंट शुरू होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ नई सड़कें बन गई हैं, जहाँ से नए नए महामार्ग निकल रहे हैं, वहाँ पे कितनी सारे खाने पीने के एक्सचेंज नहीं, कितने खाने पीने के दुकानें, मतलब वेंडर वहां पे आ जाते हैं, और उस एरिया की परिवर्तन, एक अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें और दूसरा बैंकों का जो लाभ है, मतलब एक लंबा समय चला जिसके अंदर बैंकों का लाभ, ये बाद में 16 के बाद में ही पता लगा कि वो सारा का सारा फिक्टिशियस था। तो ये अब जब पिछले साल के, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा बैंक है, वो एक नई पोजीशन में खड़ा है। कभी उसका शेयर आप देखिए कि 200 रुपए से कम होता था, वो 600 रुपए
के आसपास है, उससे ऊपर निकल चुका है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक भी 200 रुपए का आसपास झूला करता था, जो 1000 के आसपास बच रहा है, 900 प्लस पे घूम रहा है। हाँ, तो आप भी देखिए वहां पे लीडरशिप में जो है ना, वो उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। चंदा कोचर को बहुत सारे इनाम, वो तो जयपुर में ही पड़े हुए हैं, उनको इनाम दिए गए, लेकिन किस तरह का घपला घोटाला वो सामने आया, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सामने आ रहा है, चल रहा है वो। और अभी जो परिवर्तन हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो ये उसी दिशा की तरफ शायद आप बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि देखिए बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स जो आपके हैं इस वक्त इंडिया के, दे आर रिगार्डेड राइट नाउ एज वन ऑफ द फाइनेस्ट। क्योंकि आप देखिए यूएस, यूरोप, कई जगह ये फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई है, और बैंक अभी अमेरिका में तो आपने देखा है 2-3 लीडिंग बैंक्स उनकी बैंकरप्ट हुई हैं, वाइंड अप करना पड़ा है। इंडिया में सिर्फ एक बैंक, यस बैंक, वो भी बहुत छोटी बैंक थी, उस पर कुछ खतरा आया था, लेकिन सरकार ने इंटरवेंशन करके एक डिपॉजिटर का पैसा इस बीच से, और वो वापस से आई यस बैंक भी खड़ी हो रही है। और जैसा आपने बताया कि पीएनबी, एसबीआई, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी गवर्नमेंट, इवन JNK बैंक, and now Karnataka Bank which is coming up, they all are doing so well because उसमें जो भी आपका एनपीए का जो उन्होंने चला रखा था उसको खत्म किया है गवर्नमेंट ने कि भाई अगर नहीं करे तो पैसे लीजिए, ये करिए, इस पर एक्शन लिया है उन्होंने। दूसरा, पिछले 10 साल में जो भी लोन दिए गए हैं उसका एनपीए रेट शायद वेरी वेरी मिनिमल। जो आपके ये मान लिया मोदी की कई बार बात होती है, नीरव मोदी को भाग गया, ये सारे पुराने लोन थे, ये 2014 से पहले उनको लोन दिए गए थे, नया कोई भी लोन नहीं दिया गया उनका। तो ये बैंक्स की स्टेट की जो आज जो हेल्थ अपन कहते हैं, इकोनॉमिक हेल्थ उनकी बहुत अच्छी है। दैट इज वाई द कंज्यूमर ट्रस्ट इन देयर शेयर्स हैव कम अप, तो पीपल आर इन्वेस्टिंग एंड दैट्स व्हाई शेयर इज गोइंग अप, देयर परफॉर्मेंस इज गोइंग अप। तो बैंकिंग सेक्टर आपका हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैसिव डायरेक्ट ट्रांसफर जो हो रहा है उनके पेमेंट्स का, उनके जो एफडीआई भी तो बाहर से भी जो आ रहा है, एफडीआई भी जो आ रहा है वो भी डायरेक्ट आ रहा है। उसका भी वो रास्ता जो था कि भाई मेरे को इतना मिल जाएगा, मैं आपको ये दे दूं, वो सब बंद करके अंदर जो सिंगल विंडो या जो मिनिमल इंटरफेरेंस के साथ जो उनको अलाउ किया है, मेरे ख्याल से एफडीआई हैज रिजन मोर देन 400 to 500 टाइम्स, यू नो। तो दैट इज अ बिग थिंग। इंडियन इकोनॉमी में देख रहा था कि 1991 में शायद 266 बिलियन थी, और 2018 में 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स। तो मैसिव, वो कहां से आया? मेरा मानना तो ये है कि ये जब पहले ही पैसा होता था वो बिखरा होता था, अनरिकॉर्डेड होता था, अनअकाउंटेड होता था, लेकिन जब से वो अकाउंट कैपिटल फॉर्मेशन भी पहले कम हो रहा था ना, इसीलिए कि एक जो ये ऑब्सेशन था कि इनफॉर्मल सेक्टर से हमने खुद डील किया है। इनफैक्ट सेक्टर कोई रजिस्टर नहीं रखते, वो अगर उनके पास 30 आदमी काम करते हैं तो 8 आदमी है, 10 आदमी को जो भी से उसको उनको रजिस्टर पे दिखाते हैं, और उनको जो है ना वो पूरी कैश में तनख्वाह देते हैं, जो लिखते कुछ और हैं, और वो बिना बिल के सामान बेचते हैं। मजबूरियां खड़ी हो जाती है। आज की स्थिति को जो मुझे सबसे अच्छी एनकरेजिंग, मैं तो ये कहता हूं कि इसका, चलिए करंट प्राइसेस पे अगर अपन इसको डिवैल्यू करके लेके जाएंगे 90s में, तो भी आप जो देखेंगे पैसा शायद उस वक्त जितना खर्च होता था, अब उसमें थोड़ा ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन उस वक्त जो खर्च होता था वो आपका रिकॉर्ड में नहीं आता, वेस्ट हो जाता था, मतलब किसी इंडिविजुअल्स के हाथ में आ जाता था। और अब क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम रिकॉर्ड आ रहा है। नहीं दैट इज हाउ आ रहा है। पहले बहुत सारा रेंट सीकर के पास जा रहा था, अब वैल्यू क्रिएटर के पास जा रहा है। वैल्यू क्रिएटर, देखिए जब आप सैलरी डायरेक्टली मुझे देंगे, जिसको जरूरत है, मेरी अगर जरूरत है आज 50,000 रुपए पर मंथ खर्च करने की, तो मुझे जैसे आपने 50,000 दिए मैं उसको खर्च करूंगा। अब आप मुझे जैसी 5 लाख दे दोगे तो मैं क्या करूंगा? 50,000 मेरी जरूरत है वो मैं खर्च कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिनको 50,000 भी नहीं दिए बल्कि 2,000 रुपए दे रहे हो उनको, तो वो तो तौर रहे हैं, पैसा नहीं, मैं उस पैसे को क्या करूंगा? मिस यूज ही करूंगा। मिस यूज इन द सेंस, मैं कहीं बाहर जाऊंगा ट्रेवल करना है तो पैसा मैं कहाँ खर्च किया रहा हूँ? बाहर खर्च करके आ रहा हूँ। इसलिए जरूरतमंदों को जब हम पैसा देते हैं, उनके हाथ में आता है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो मेरा मानना था, उसका जो 75 रुपये 1 रुपये में से जो खाए जाते थे, ये वो लोग खाए जाते थे जिनका पेट से पहले ही भरा हुआ है, वो करप्ट लोग खाए जा रहे थे, जरूरतमंद के पास पहुंच ही जाते थे। पूरी फौज जो है वो रेंट सीकर की विभिन्न कारणों से हमारे देश में उत्पादन हुई थी, उनको पनपाया जा रहा था, और वो बहुत सारे जो रेंट सीकर हैं अब शायद उनके पास शक्ति नहीं है, तो
उनके भी कई सारे झंझट के तरीके हैं। तो धन्यवाद नीरज जी, हमने एक आयाम शुरू किया था राजनीति, और आज हमने विशुद्ध रूप से इसी पे बात की कि भारत की आप स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, दशा और दिशा क्या है, और मुख्य उसके बिंदु क्या है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीय, मतलब हम उसके पब्लिक सेक्टर के बैंकों की बात, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में जो इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ नौकरियां मिल रही हैं, यहाँ टैक्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है, यहाँ स्किल सेट जो है वो बढ़ रहे हैं। गैस कंपनियों को देखिए, ऑयल कंपनीज को देखिए, शिपिंग कंपनी, एससीआई का देखिए, एससीआई की मार्केट वैल्यू आप देख लीजिए 90s में, अभी जो उसमें राइज आ रहा है जिस तरीके का शेयर वैल्यू में, तो वो आपको नेशनल वेल्थ है ना। एक बार बहुत सारा काम किया जाता शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है ना एचएएल को ये ऑर्डर नहीं दिया, एचएएल के आज एचएएल का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो चंद्रयान मिशन में भी है, और क्या कहते हैं बीएचईएल का भी है, और आप ये देखिए का भी पब्लिक सेक्टर तो है, साथ में आपकी घरेलू कंपनी एमटाटेक को देखिए, एमटाटेक है, पारस डिफेंस को देखिए, जो यहाँ की इंडिया की पनप रही है और इतना बढ़िया कर रही है, उसका शेयर वैल्यू उसकी बढ़ रही है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सारा जो चेंज आया है, एचएएल से रेफरेंस दें, कभी उसका 1000-1200 रुपए का शेयर हो रहा था, अब वो 4000 को कभी भी पार कर, एक दो बार पार करके 2000 टच कर चुका है। वो आपका पब्लिक सेक्टर है, वो पब्लिक सेक्टर है। इधर आपका दूसरा गार्डन रीच क्या वो भी है, शिप बिल्डर है, वो प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट को भी देखिए आप, क्योंकि प्राइवेट बंदा भी आके आपके यहाँ काम कर रहा है ना, क्योंकि आपने इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की पैदा करी है, फ्रेंडली। तो दैट इज तो धन्यवाद नीरज जी, हमने स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बात की, और इसके और भी कई अलग अलग आयाम है, उसके लिए फिर आपको आमंत्रित करेंगे और इस चर्चा को दूसरे बात करेंगे एपिसोड। नमस्कार। तो हमें आशा है कि ये बातचीत स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे थी, जो कि डॉक्टर नीरज रावत के साथ में विभिन्न जो उसके आयाम थे, उसमें से कुछ पे, बहुत सारे आयाम है इकोनॉमी के, हमने ये बातचीत की, जो पूरी की पूरी जो फैक्ट आधारित है, और जो मॉर्गन स्टैनले की जो रिपोर्ट आई है उस पे भी आधारित है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।